वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हम एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक हमने साइंस का जो चैप्टर है वो 2 भी समाप्त कर लिया है, 1 भी समाप्त कर लिया है। अब जो नया पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट नंबर 3, धातु और अधातुओं। तो आपको यहाँ पर देखकर ही समझ में आ गया होगा किस टॉपिक पर हम पढ़ने वाले हैं। धातुओं के बारे में पढ़ेंगे और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। अब ये धातु और अधातु होती क्या है? क्या आपने इनका पहले नाम सुना है? धातु कौन से पदार्थ को बोलते हैं, अधातु कौन से पदार्थ को बोलते हैं? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि धातु कौन सी होती हैं और अधातु कौन सी होती हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस क्लास में अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आज की हमारी ये पार्ट नंबर 3 जो धातु और अधातु है, इसकी बेसिक क्लास होने वाली है, जिसमें हम समझेंगे धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और इनके गुण क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, कैसे दिखते हैं। इन सभी टॉपिक को हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास में जो पिछली क्लास है उनके क्वेश्चन और आंसर याद कर लिए होंगे, क्योंकि साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाएं। तो हमारा जो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन, धातु किसे कहते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि धातु आखिर किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, इसमें उत्तर में लिखा हुआ है वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य और ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। और कॉपर, सोना, चांदी। तो ये जो आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये धातु हैं। अब इसका मतलब क्या है? वे पदार्थ जो कठोर का मतलब जो लोहा होता है वो कठोर होता है, सोना होता है, चांदी होता है, कॉपर होता है, ये सभी क्या है? कठोर है। और तो आप सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जो कठोर और चमकीले। तो धातुएं होती है वो चमकीली होती है, शुद्ध धातुएं जो होती है चमकीली होती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, यहाँ पर आप नट बोल्ट देख रहे हैं, ये किसके बने हैं? ये लोहे के बने हैं। तो यहाँ पर ये चमक रहे हैं, इनमें चमक है, क्योंकि ये शुद्ध लोहे से बने हैं, ये चमक रहे हैं। तो ये क्या है? ये धातु है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वे पदार्थ जो कठोर है, ये भी कठोर है, चमकीले हैं, आघातवर्ध हैं, क्योंकि जब इन्हें ठोकोगे पीटोगे ये चपटे हो जाएंगे। जब आप इनको हथौड़ा से ठोकोगे, पीटोगे या गर्म करके इनको ठोकोगे तो ये क्या हो जाएंगे? अपना आकार बदल देंगे और ये चपटे हो जाएंगे। इसके बाद में तन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, इसका मतलब आप समझ गए, जिनका तार खींचे जा सकते हो। धातुएं होते हैं उनके आसानी से तार खींचे जा सकते हैं, तार लंबे कर सकते हैं। जैसे कि सोना, चांदी जब ज्वेलरी बनाता है सुनार, तो क्या है? तारों को खींचकर लंबा करता है, जिससे कि कोई भी ज्वेलरी बनाई जा सकते हैं, जैसे कि गले की चैन बनाई जा सके या फिर कोई अन्य ज्वेलरी बनाई जा सके। ठीक है, इतना आप समझ। बाद में जो अगला पॉइंट है वो कौन सा है? अगला टॉपिक जो है वो है कि ध्वनिक। क्या है? ध्वनिक। तो ध्वनिक का मतलब क्या होता है? ध्वनिक का मतलब होता है जैसे कि लोहे को या किसी धातु को जब कठोर सतह से टकराया जाता है, किसी ठोस सतह से टकराया जाता है, वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं। जैसे कि आप लोहे की कोई वस्तु मान लो, जैसे कि मान लो किसी लोहार आपने देखे होंगे, लोहार आस पड़ोस में आपने देखे होंगे, जो आते हैं और हमारे लिए क्या बनाते हैं? हंसिया बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं और बहुत सारे उपकरण बनाते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो जैसे कि वो क्या करते हैं, पहले तो लोहे को गर्म करते हैं, इसके बाद में वो हथौड़ों की मार से उसका आकार बदलते हैं। जैसे कि अगर आपको कुल्हाड़ी बनाना है तो वो उस हिसाब से उसको बनाएंगे। तो उससे पहले लोहे को गर्म करके क्या किया जाता है? ठोका जाता है। तो ठोकने के बाद में जो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? जो धातु है वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है? ध्वनिक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? ध्वनिक होती हैं। कोई भी धातुएं ठोकने पीटने पर क्या करेंगी? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है। और ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। अब ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक का मतलब क्या होता है? तो जितनी भी धातुएं हैं, जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती है? ऊष्मा तथा विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। जैसे कि मान लो लोहा है, लोहे की ये क्या है? रॉड है। अगर इस रॉड पे यहां पर हम करंट डालें तो ये करंट क्या होगा?
इसमें आसानी से गुजर जाएगा। क्या होगा, इसमें आसानी से गुजर जाएगा, चाहे वो लोहे हो या फिर किसी अन्य धातु आप ले सकते हैं, जैसे कि कॉपर ले सकते हैं, सोना चांदी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें करंट डालोगे तो ये इसमें चलने लगेगा करंट, ठीक है, आसानी से चला जाएगा। और इसके बाद में ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का मतलब होता है जैसे कि ये लोहे की रॉड है, अगर इसको यहां पर गर्म किया जाए, ठीक है, इस साइड कर लेते हैं हम गर्म, ये हमारी क्या है, चिमनी है, इससे हम इस साइड गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस साइड क्या कर रहे हैं हम, इस साइड हम चिमनी से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये जो ऊष्मा है वो इस साइड चलने लगेगी। क्या है, गर्म इस साइड कर रहे हैं, इस भाग में हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन ऊष्मा जो है इस साइड आने लगेगी और इस साइड भी आपको थोड़ा थोड़ा गर्म देखने को मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपके घर में चूल्हा वगैरह जो भी हो, गैस वगैरह हो, तो एक साइड आप पलटिया वगैरह, जैसे कि घर में जो उपकरण रहते हैं दैनिक जीवन में जब उपयोग करते हैं, चम्मच वगैरह को एक साइड गर्म करना, तो वो क्या करती है, दूसरी साइड भी गर्म होने लगती हैं। उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का गमन हो रहा है, ऊष्मा चल रही है। तो क्या है, ऊष्मा की क्या है, सुचालक है। जब भी तो ऊष्मा चल रही है, एक भाग में गर्म हो रही है कोई सी भी चीज और दूसरे भाग में भी वो धीरे धीरे करके गर्म होने लगती है। तो इसका मतलब है उसमें ऊष्मा की वो क्या है, सुचालक है। यानी कि जो आपके घर में बर्तन वगैरह ये सब किसके हैं, धातु के हैं, और कुछ चीनी मिट्टी की वगैरह के भी होंगे, लेकिन मैं उन बर्तनों की बात कर रहा हूं जो कि धातु से बने हैं। उनमें ही क्या होगा, उनमें ही विद्युत, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होंगी वो, ठीक है। और विद्युत का आप प्रैक्टिकल करके मत देखना, ठीक है, नहीं आप विद्युत का प्रैक्टिकल करके देखने लगो, क्योंकि आपको करंट लग सकता है क्या मतलब, लग ही जाएगा। जैसे कि नहीं आप सोचो कि यहाँ पर हम करंट का तार लगाते हैं और यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं करंट लगता है कि नहीं, इसमें विद्युत का चालक होता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ करना चाहो तो ऊष्मा का कर सकते हैं। इसमें क्या है, इस साइड अगर आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे करके इस साइड भी गर्म होने लगेगी। आ गए समझ में? तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई समझने लायक बात थी नहीं ज्यादा कुछ। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और धातु कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी कहलाते हैं धातु। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, कुछ धातुओं के नाम भी लिखे गए हैं, जैसे कि आयरन, तो आयरन को क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं। और इसके बाद में कॉपर, सोना, चांदी आदि का मतलब है इसके अलावा भी और सारी बहुत धातुएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आदि लिख दिया है, तो कुछ उदाहरण आप यहां से देख सकते हैं कौन कौन सी धातुएं होती हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी धातुएं होती हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा धातु किसे बोलते हैं। अब हम अधातुओं के बारे में समझेंगे, अधातुओं किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है अधातु किसे कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है बेपदार्थ जो नरम, मलिन, भंगुर, ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। वो जो धातुएं थे वो कैसी थी, सुचालक, और ये क्या है, कुचालक। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एवं जो ध्वनिक नहीं होते हैं अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो ध्वनिक नहीं होते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे क्या है, जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि क्या है, अधातु हैं। क्या है, ये सभी अधातु हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो धातुओं के गुण हैं उसके उल्टे क्या होंगे, अधातुओं के गुण होंगे। तो यहाँ पर वही लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेपदार्थ जो नरम, एक तो जो क्या होते हैं, अधातुएं होती हैं वो कैसी होती है, नरम अवस्था में होती हैं। और इसके बाद मलिन का मतलब होता है मैली अवस्था में होती है, गंदी अवस्था में होती है। और इसके बाद में भंगुर का मतलब होता है जिससे ठोकने पर ये बिखर जाती है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर क्या है, कोयले को अगर आप हाथ पे लेकर इस पे हथौड़ा मारोगे या क्या जाएगा, फैल जाएगा, बखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसको बोलते हैं भंगुर। इसके बाद में है ऊष्मा तथा विद्युत। ऊष्मा का मतलब आप समझते ही होंगे, और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे कि मान लो ये कोयला है, ये क्या है, कोयला है, क्या है, ये कोयला है, ये क्या है, एक अधातु है। तो ये ऊष्मा तथा विद्युत की कैसी कुचालक होगी। अगर इसमें ऊष्मा तथा विद्युत प्रवाहित की जाए
तो ये आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर जो धातुएं होती है इसलिए क्या होती है, कुचालक होती हैं ऊष्मा तथा विद्युत की। और इसके बाद में एवं जो ध्वनिक नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अगर आप इसको पीटोगे, जैसे कि अगर आप इसको ठोकोगे किसी हथौड़ा से, ये क्या करेंगे, ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे जिस प्रकार से धातुएं करती हैं। जैसे कि लोहा करता है, सोना करता है, चांदी करता है, उसी प्रकार से ये ठोकने पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है। और इसके बाद में आगे समझते हैं। और ये सभी ध्वनिक नहीं होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। और इसके उदाहरण भी दिए गए, जैसे कोयला, कोयला क्या है, एक अधातु है। और सल्फर, सल्फर क्या है, सल्फर अधातु है। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस, तो वो भी क्या है, अधातु है। इसके बाद में फॉस्फोरस, और इसके अलावा बहुत सारी हैं क्या होती हैं, अधातुएं होते हैं। ठीक है, ये सभी के कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये आपको उदाहरण लिख लेना है, लिखना आपको सभी को है, ये सभी आपको लिख लेना है जो मैं आपको इस क्लास में बता रहा हूं। पार्ट नंबर 3 में ये सब लिखना है। और ये उदाहरण है, कुछ उदाहरण भी आपको लिख लेना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी अधातुएं होती हैं। और इसके बाद में कुछ धातुएं और अधातुओं की कुछ लिस्ट हम चैप्टर के लास्ट में आपको लिखवा देंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपके दिमाग में और अच्छे से जा सके। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, इसके बाद में तीसरा है ये, सॉरी इसमें प्रश्न क्रमांक थोड़ा सा गलत हो गया था। ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला है और ये यहां पर आप दूसरा कर लेना। और इसके बाद में यहां पर आपको तीसरा कर लेना है। और ये धातुओं की क्या है, भौतिक गुण। तो अब हम तीसरा प्रश्न समझ लेते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया हमसे, धातुओं के गुण, धातुओं के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। धातुओं को जो देखने पर जो उनकी भौतिक अवस्था होती है, जैसे कि कोई चीज है, ये हमारी क्या है, ये मान लो हमारी कोई वस्तु है धातु की। अगर हम इसको देख रहे हैं, देखकर बता सकते हैं कि ये किस रंग की है, किस रंग की है, कैसी अवस्था में, चरखुटी है या गोल है। तो ये सब क्या है, ये धातु के गुण है। इसे ठोकने पर इसमें कैसा व्यवहार करेगी, ये सब इसमें क्या आते हैं, धातु के गुण है। तो चलिए हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे। तो धातुओं के भौतिक गुण कौन से होते हैं, तो धातुओं के भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है भौतिक अवस्था। सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, भौतिक अवस्था के बारे में समझेंगे। तो भौतिक अवस्था का मतलब होता है जो देखने में किस प्रकार की है, देखने में किस प्रकार की है। तो धातुएं जो होती हैं, पारे के अतिरिक्त सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं। क्या होती हैं, साधारण ताप पर कैसी होती हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं। लेकिन सिर्फ एक धातु ऐसी है जो कि ठोस अवस्था में नहीं होती है सामान्य ताप पर। अब वो कौन सी है, अब वो कौन सी है, वो है पारा। कौन सा है, पारा। यहां पर मैं लिख देता हूं, पारा एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर, जो कमरा है ना आपका, ये जो पूरा क्लासरूम है, क्या है, क्लासरूम है, या आप भी जिस क्लासरूम में बैठ के, या फिर कह सकते हैं जैसे कि ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम पर ये हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में भी ये धातु क्या होगी, ये धातु कैसी होगी, द्रव अवस्था में होगी। कैसी होगी, द्रव अवस्था में होगी। ठीक है। और बाकी सभी जो धातु होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में होती है। तो वो यहां पर लिखा हुआ है, पारे के अतिरिक्त सभी धातुएं कैसी होती हैं, साधारण ताप पर, साधारण यानी कि सामान्य, नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में, और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि बताइए ऐसे कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में रहती है, तब भी आपको क्या बोलना है, पारा। कौन सी, पारा। ठीक है, पारा क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है सामान्य ताप पर। यही हमने यहां पर आपको बताया है। ठीक है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट कौन सा है, धात्विक चमक। अब इसके दूसरे पॉइंट में क्या है, धात्विक चमक। तो वही हमने बोला था कि जो धातुएं होती हैं, अब दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, धातु चमक। तो सभी धातुओं की अलग अलग चमक होती है, जैसे सोने की अलग चमक है, चांदी की अपनी अलग चमक है, और लोहे की अपनी अलग चमक है। तो सभी धातुओं की अलग अलग चमक होती है। तो वो ही यहाँ पर क्या लिखा है, धात्विक चमक के बारे में बताना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको लिखने को आ जाए तो आपको कुछ इस प्रकार से बताना है, धातुओं के भौतिक गुण लिखना है। इसके बाद में फिर आपको पॉइंट वाइज डाल के
कुछ इस प्रकार से लिखना है सभी पॉइंटों के बारे में। तो धात्विक चमक में आपको लिखना है सभी धातुओं की एक विशेष धात्विक चमक होती है। तो इसमें वही लिखा है कि सभी धातु हैं वो अपनी एक अलग विशेष चमक रखती हैं। जैसे कि सोना है उसकी एक अपनी विशेष चमक है, चांदी है उसकी एक अपनी विशेष चमक है, और इसके बाद में लोहा है उसकी एक अपनी विशेष चमक है। और इस प्रकार से अन्य सभी धातु हैं उनकी सभी की एक अलग अलग चमक होती है। आपको समझ में आ गया होगा, इस पॉइंट में कुछ है ही नहीं। और इसके बाद में हमारा धातुओं के भौतिक गुण पॉइंट वही चल रहा है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है चालकता। अब इसमें किसकी बात की जा रही है? चालकता के बारे में बात की जा रही है। तो चालकता का मतलब हमने अभी समझा था, कुछ समय पहले हमने समझा था। जैसे कि धातु जो होती है वो क्या होती है? ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। तो वो हमने आपको समझा दिया कि जो धातुएं होती है ऊष्मा तथा विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है, जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत आसानी से प्रवाहित यानी कि आसानी से ये जा सकती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सुचालक। ठीक है, और इसके बाद में जो अगला पॉइंट है हमारा वो कौन सा है? वो है आघात वर्ध तथा तन्यता। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है हमारा वो कौन सा है? चौथा, आघात वर्धता व तन्यता। तो आघात वर्धता और तन्यता के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। जैसे कि धातुएं प्रायः जो होती हैं वो आघात वर्ध व तन्य होती हैं। तो आघात वर्ध का मतलब होता है कि जिन धातुओं को, जो धातुएं होती है उनको क्या किया जाता है? ठोक ठोक कर उनको चपटा किया जा सकता है या चादर के आकार में उनको फैलाया जा सकता है। जैसे कि लोहार होते हैं वो गर्म करके ठोकते रहते हैं लोहे को और उसका आकार बदल जाता है, चपटी हो जाती है। तो जो धातुएं हैं वो कैसी होती हैं? आघात वर्ध होती हैं, जिनको ठोक ठोक कर उनको चपटा किया जा सकता है। ठीक है, या चादर के आकार में फैलाया जा सकता है। और इसके बाद में तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है जिनके जो धातुएं होती है उनके तारों को खींचा जा सकता है, खींचकर बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, जिनके तार आसानी से खिंच जाए, खींचने पर हालांकि ताकत लगती है। आप ये मत समझना कि आसानी से हम लोहे को खींच दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग धातु के लिए अलग अलग आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो जो तार होते हैं आप उनको खींच सकते हैं। जैसे कि सोने और चांदी की ज्वेलरी जब बनाता है सुनार, तो वो क्या करता है? इनके तारों को, सोने और चांदी के तारों को क्या करता है? खींचता है, खींच कर उनको बड़ा कर लेता है। इसके बाद में वो क्या करता है? उसकी ज्वेलरी बनाता है, जैसे कि गले की चैन या अलग अलग ज्वेलरी बनाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट भी हमारे क्लियर हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आ जाता है धातुओं की भौतिक गुण। वही प्रश्न है, इसका अगला पॉइंट है 5वां, कठोरता। अब हम समझेंगे कठोरता के बारे में। तो कठोरता, हमारी जो धातुएं होती हैं उनकी कठोरता के बारे में जानेंगे। तो धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। सोडियम व पोटेशियम नरम धातु होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो कठोरता का, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि नरम अवस्था में पाई जाती है। नरम अवस्था में कौन सी? जैसे कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और इसके बाद में पोटेशियम भी नरम धातु है, इसे भी काटा जा सकता है और जिन्हें क्या होता है? चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम एवं पोटेशियम को। और पारा, आपको पता ही है कि पारा कैसा होता है? सामान्य ताप पर या नॉर्मल ताप पर ये कैसा होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये तीनों धातु को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी धातु कैसी होती हैं? कठोर धातु होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। जैसे कि लोहा मान लो, सोना मान लो, चांदी मान लो, तांबा मान लो, तो ये सभी क्या है? कठोर धातु है। ठीक है, और इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? 6वां, ध्वनिकता। अब हम ध्वनिकता के बारे में बात करें। धातुओं को कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी भी धातु को अगर कठोर सतह से टकराओगे तो वे क्या करेंगी? ध्वनि उत्पन्न करेंगी, आवाज उत्पन्न करेंगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास कोई लोहे का गेट लगा होगा, उसमें आप जोर जोर से मारने लगीजिएगा या किसी पत्थर से आप मारिएगा तो वो आवाज करेंगी, ध्वनि उत्पन्न करेंगी। तो उसी को बोलते हैं ध्वनिकता। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं, कोई भी धातु हो वो क्या करेगी? ध्वनि उत्पन्न करेगी। जब भी उसी किसी कठोर सतह से टकराओगे, ठोकोगे, पीटोगे तो क्या करेगी? ध्वनि उत्पन्न करेगी, कोई भी धातु हो। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न बदल जाता है। यहां से प्रश्न नंबर कौन सा आ गया है? प्रश्न नंबर आ गया है 4, धातुओं के भौतिक गुण। क्या है? अधातुओं के भौतिक गुण। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अधातुओं के भौतिक गुण। तो जो अधातु होती हैं उनके भौतिक गुण हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था जो मैंने आपको बताई थी, जो देखने पर कैसी होती है?
वो भौतिक अवस्था होती है। तो अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो अधातुएं जो हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? 3 अवस्था में पाई जाती हैं। अब वो 3 अवस्था कौन कौन सी है? एक तो ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और गैस अवस्था में भी पाई जाती है। तो अधातुएं जो हैं वो 3 अवस्था में आपको देखने को मिलती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है चमक। किसके बारे में बताना है? अधातुओं की चमक के बारे में। तो अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। क्या होती हैं? धातुओं की तरह ये अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। और जैसे कि आयोडीन और ग्रेफाइट अपवाद है। अपवाद का मतलब उल्टा होता है। तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन यानी कि नमक, आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वो क्या होती है? ये चमकदार होती है, इसलिए इसको किस में रखा है? अपवाद में। अपवाद का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन इसमें से 2 ऐसी अधातुएं हैं जो कि चमकदार होती हैं। कौन सी? आयोडीन और ग्रेफाइट। ठीक है, इसलिए इसको किस में रखा है? अपवाद है, क्योंकि वे प्राकृतिक दुनिया में चमकते हैं। तो ग्रेफाइट जो है, आयोडीन जो है और ग्रेफाइट है, ये क्या होते हैं? अपवाद है, क्योंकि ये प्राकृतिक दुनिया में चमकती हैं। आपके घर में नमक होगा, आयोडीन होगा, तो वो क्या है? चमकता है, आपको पता है ये चमकता है। और ग्रेफाइट जो है वो भी चमकता है। तो ये दोनों अधातु हैं, लेकिन ये प्राकृतिक दुनिया में अपनी चमक रखते हैं, इसलिए इसको अपवाद में रखा है अधातुओं में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला है वो है कठोरता। किसके बारे में? कठोरता के बारे में। तो अधातुओं की कठोरता के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अधातुएं प्रायः जो होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? अधातुएं जो है वो क्या है? कठोर नहीं होती हैं। परंतु हीरा एक अधातु है जो सभी पदार्थों में कठोर माना जाता है। अधातुएं जो है वो कठोर नहीं होती हैं, इतनी ज्यादा कठोर नहीं पाई जाती हैं, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो कि सभी पदार्थों से क्या है? कठोर है। जैसे कि हीरा क्या है? एक अधातु है। अगर आपका ऐसा प्रश्न आ जाए, आपके प्रश्न आ जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि बताओ सबसे कठोर अधातु कौन सी है, तो आपको क्या करना है? हीरा लिखना है। अगर हीरा ऑप्शन आए तो हीरा आपको करना है। ठीक है, तो हीरा क्या है? एक अधातु है। ऐसा भी हो सकता है हीरा धातु है या अधातु है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको रखना है हीरा एक अधातु है। लेकिन जो सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, अधातुएं प्रायः कैसी होती हैं? कठोर नहीं होती हैं, परंतु हीरा एक अधातु है जो सभी पदार्थों में कठोर माना जाता है। हीरा क्या है? सभी पदार्थों में कठोर होता है। और इसके बाद में चौथा पॉइंट आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय मतलब जो अधातुएं हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, अर्थात अधातुओं को पीट कर चादरें नहीं बनाई जा सकती है। ठोस अधातुएं भंगुर होती हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है जैसे कि अधातुएं जो है वो उनको ठोक कर उनको क्या है? चादर नहीं बनाया जा सकता है। और अगर इनको ठोकोगे तो क्या होगा? ठोकरोगे तो ये बखर जाएंगी। कैसी होंगी? बखर जाएंगी। मैंने अभी आपको कोयला का एग्जांपल लेकर बताया था, जैसे कि अगर आप कोयले को ठोकोगे, वो क्योंकि ठोस होता है, अगर उसको ठोकोगे तो वो बकर जाएगा, वो चपटा नहीं होगा। ठोक कर उसको चादर में नहीं बदल सकते, उसको जैसे आप ठोकोगे तो वो बखर जाएगा। कैसा होता है? भंगुर हो सकती हैं। अधातु जो ठोस अधातु होती हैं वो कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। और बाकी की अधातुएं जो हैं वो 3 अवस्था में पाई जाती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि ठोस में भी पाई जाती है, द्रव्य अवस्था में भी पाई जाती है और गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अधातुओं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, अर्थात अधातुओं को पीट कर चादरें नहीं बनाई जा सकती हैं। और ठोस अधातु भंगुर होती हैं। ठोस अधातु कैसी होती है? भंगुर होती है। ठीक है, और इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है चालकता। किसके बारे में? चालकता के बारे में। तो अधातुएं जो है वो प्रायः विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। हमने पढ़ा था अभी, जब हम अधातुओं के बारे में समझ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अधातुओं में आसानी से ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं प्रायः विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। परंतु ग्रेफाइट अधातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक है। अब ग्रेफाइट जो है वो क्या है? अधातु है, और जो विद्युत तथा ऊष्मा की कैसी होती है? सुचालक होती है। यानी कि ग्रेफाइट में ऊष्मा तथा विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, आसानी से विद्युत चली जाती है। ठीक है,
विद्युत न ऊष्मा। इसके बाद में छठवां पॉइंट है गलनांक। तो गलनांक किसको बोलते हैं? अधातुओं को गलनांक प्रायः कम होता है। अधातुओं का जो गलनांक है वो कैसा होता है? कम होता है धातुओं की अपेक्षा। ठीक है, अधातुओं का गलनांक प्रायः कम होता है, परंतु ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट अपवाद है क्योंकि ग्रेफाइट का जो गलनांक है वो अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। और बाकी की जो सभी अधातुएं हैं उनका जो गलनांक है, गलनांक का मतलब आप समझते होंगे, एक ऐसा ताप जिस पर कोई भी अधातु पिघल जाए। कोई भी अधातु कैसे हो? पिघल जाए। एक ऐसा ताप जिस पर अधातु कैसे हो? पिघल जाए, उससे बोलते हैं उस धातु का या अधातु का गलनांक बोलते हैं। जैसे कि कोई भी धातु हो या कोई भी अधातु हो, एक ऐसा ताप आएगा एक ऐसे टेम्परेचर पर जो द्रव अवस्था में आ जाए, उससे बोलते हैं उस धातु का गलनांक। ठीक है, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो। ठीक है, तो धातुओं का जो गलनांक होता है, धातुओं को अगर आप गर्म करोगे, द्रव अवस्था में लाओगे, तो उसके लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लोहे को पिघलाओगे, द्रव अवस्था में लाओगे, तो उसके लिए आपको अधिक ताप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अधिक ताप लगाना पड़ेगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर लोहा पिघलकर पानी की तरह हो जाएगा। तो उसका जिस टेम्परेचर पर वो पानी की तरह पिघल जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा, उसका वो क्या है? गलनांक है। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर कोई भी अधातु पानी की पिघल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अधातुओं का गलनांक बोलते हैं। ठीक है, तो जो धातु है उनका गलनांक उच्च होता है, और जो अधातु है उनका गलनांक कैसा होता है? निम्न, यानी कि कम होता है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले जो प्रश्न आंसर हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पार्ट 3 है वो समझ में आ गया होगा। धातु किसे बोलते हैं, अधातु किसे बोलते हैं, और इनकी विशेषताएं, इनके गुण वगैरह आप समझ गए होंगे। और बाकी की जो रासायनिक गुण हैं हम अगली क्लास में समझेंगे। हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। रेगुलर क्लास देखते रहें और अच्छा करते रहें, अच्छा पढ़ते रहें। ठीक है।